बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम अनका फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। कहते हैं कि इस किताब से फार्माकोलॉजी की ओस भी कवर हो जाती है, अनऑब्जर्व्ड और कुछ हद तक ऑब्जर्व स्टेशन भी कवर हो जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपके फार्माकोलॉजी की ओस भी आराम से कवर हो जाएगी। आई थिंक 60 नंबर की या 70 नंबर की ओस भी होती है, मुझे सही इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर पूरी अनका फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम अनका फार्माकोलॉजी के चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो इसमें पी ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन रेटिंग है, एब्रीवेशन होती है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के अंदर, पार्ट्स प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन एंड मैनेजमेंट प्लान है, सोल्यूशंस है, सस्पेंशंस है, मिक्सचर्स है, फिर लोशंस है, फिर ऑइंटमेंट है, फिर डोज कैलकुलेशन फार्मूलाज है, बायोस्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट एंटीडोट, मेट्रोलॉजी, पोसोलॉजी, सोल्यूशन एंड द सैंपल, नॉन ऑब्जर्व स्टेशन, प्रैक्टिकल स्टायरॉइड सोल्यूशन, रिंगर लैक्टेट, यानी इतना सारा लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पी ड्रग से। तो पी ड्रग या पर्सनल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिनको आप बार बार प्रिस्क्राइब करते रहते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हो, तो उसको पी ड्रग कहते हैं। तो पी ड्रग के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीज़ें शामिल होती है। पी ड्रग के अंदर उस ड्रग का नेम आता है, उस ड्रग की डोसेज आ जाती है। डोसेज फॉर्म का मतलब होता है कि आपने इसको कैप्सूल के फॉर्म में देना है, सस्पेंशन के फॉर्म में देना है, पाउडर के फॉर्म में देना है। डोसेज कैजुअल का मतलब है कि आपने सुबह के वक्त है, ठीक है, किस कैजुअल के साथ किस फ्रीक्वेंसी से आपने देना, उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो पी ड्रग के कॉन्सेप्ट के अंदर चार चीज़ें आ जाती है। नंबर 1 नेम ऑफ ड्रग, नंबर 2 डोसेज फॉर्म, नंबर 3 डोसेज स्केड्यूल और नंबर 4 ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट आ जाती है। अब चूंकि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट वेरी करती है, तो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट पी ड्रग होती है, ठीक है। तो जो पी ड्रग की चूजिंग है वो आपने किस तरह से करनी है, आपके पास कोई ना कोई क्लिनिकल सिनेरियो लिखा हुआ होगा, तो उसका आपने किस तरह से आपने उसके अंदर पी ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है, चूज करना है। तो सबसे पहले आपके पास कोई क्लिनिकल सिनेरियो लिखा होगा तो आपने डायग्नोसिस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिस्पायरेटरी सिम्टम की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है, डिस्निया वगैरह देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेमेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी, तो आपने अस्थमा की तरफ जाना है। डायग्नोस करने के बाद थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना है, लाइक अस्थमा के अंदर आपने ब्रोंको डायलेशन करवानी होती है। फिर इसके बाद आपने, यानी थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन करवाना। फिर आपने एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ड्रग को इन्वेंट करना है, लाइक ब्रोंको डायलेशन करवाने वाली ड्रग होती है वो ब्रोंको डायलेटर होती है। तो ये पूरा ग्रुप हो जाएगा, उस ग्रुप में से भी, यानी बहुत सारे ग्रुप में से भी एक पार्टिकुलर ग्रुप को, लाइक ब्रोंको डायलेटर के अंदर सिंपैथोमिमेटिक भी होती है, पैरासिम्पैथोलिटिक भी होती है, इसके अलावा मिथाइलजेंथिन भी होती है। तो आपने इस बहुत सारे ग्रुप में से एक पार्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट किया। फिर उस पार्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद उसमें से पार्टिकुलर ड्रग को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब एक क्लिनिकल सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक ये क्लिनिकल सिनेरियो है कि 37 ईयर ओल्ड लेडी ओपीडी पेशेंट, ओपीडी डिपार्टमेंट में आई है। हिस्ट्री ऑफ पेन है, पेन और नी और रिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन है, स्वेलिंग अटेंडेंस है, टेम्परेचर काफ़ी बड़ा हुआ है, इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है, और रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव है। डैट मीन्स उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए ड्रग जो आपने पी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करनी है तो वो एनसेट होती है, मिथोट्रेक्सेट वगैरह होती है। जो मिथोट्रेक्सेट फर्स्ट लाइन एंटी रूमेटिक ड्रग होती है। एनसेट के अंदर एस्पिरिन और बुप्रोफीन, मिथोट्रेक्सेट जो आपने देनी है, उसकी डोसेज मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली डोसेज याद करनी होती है नहीं करनी होती, लेकिन इसकी देख लेना 7.5 से लेकर 25 मिलीग्राम पर वीकली है। चलो उसको छोड़ दो। अब जो DMARD होती है, कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फा सालाजीन और लेफ्लुनामाइड होती है, ओके। लेकिन जो लेस कॉमनली है उसको छोड़ो, उसको ना याद करो। क्लिनिकल दूसरा सिनेरियो है कि ओपीडी में पेशेंट आया, सीवियर हेडेक है, पेन है, हेडेक है, ओके, पेन है नेक के अंदर, नेक मस्कुलेचर के अंदर, रिजिडिटी के अंदर। उसका ब्लड प्रेशर देखो कितना है। तो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपने थायरोइड डायबिटिक लेनी होती है, हाइड्रोक्लोर थायरोइड। तो ये पी ड्रग होगी, यानी पहले आपने डायग्नोसिस बनाना है, लाइक उसको हाइपरटेंशन है, फिर आपने पार्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है, ओके, ठीक है। अब प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो जो प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स होते हैं उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, वेट रिडक्शन होती है, ओके। इसके अलावा DASH यानी डाइटरी अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है ताकि हाइपरटेंशन को स्टॉप कर सके। साल्ट की या सोडियम की जो क्वांटिटी उसको कम कर देना डाइट के अंदर, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी होती है। इसके अलावा कुछ फॉलो अप प्लान्स भी उसको छोड़ देती है। चलो देख लेते हैं। हाइपरटेंशन को आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर कराना होता है, रेगुलरली आपने ओपीडी या क्लिनिकल वार्ड के अंदर वगैरह जाना, बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म करनी होती है। अब आता है प्रिस्क्रिप्शन की तरफ। प्रिस्क्रिप्शन होता है क्या, प्रिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर होता है किसका, प्रिस्क्राइबर का। प्रिस्क्राइबर फिजिशियन भी हो सकता है, सर्जन भी हो सकता है, यानी ये प्रिस्क्राइबर का ऑर्डर होता है किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वो किसी पार्टिकुलर ट्रीटमेंट को या पार्टिकुलर ड्रग को प्रिपेयर कर सके, डिस्पेंस कर सके, ओके। यानी यूजुअली वो मेडिकेशन को प्रिपेयर या डिस्पेंस कर सके फॉर अ पार्टिकुलर डिजीज, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन है लैटिन वर्ड से निकाला गया, दैट मीन्स के जो ट्रीटमेंट से पहले जो लिखी जाती है बात, उसको कहते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन। यानी प्रिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए, पेशेंट के लिए भी डायरेक्शन होती है। फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है कि उसने प्रिपेयर करना है, डिस्पेंस करना है ड्रग को, और पेशेंट के लिए होती है कि उसने उसको किस तरह से यूज़ करना होता है। पर्पज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन इसकी क्या पर्पज होती है, तो डॉक्टर है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख देनी है ताकि वो पेशेंट की
पेशेंट उससे तो हट जाए ना, यानी उससे पेशेंट की जान छूट जाए, तो जो ट्रीटमेंट को एक्सटेंड कर देना बियॉन्ड द ऑफिस और क्लिनिक है। इसके अलावा ये कोर्स ऑफ थेरेपी का एक पार्टिकुलर कंपोनेंट होता है, तो ये इसके पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब डिफरेंट एब्रीवेशन होती है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के अंदर, लाइक AC है, ओके, तो AC मीन बिफोर मील, ओके, ठीक हो गया। AD, ओके, तो ए फॉर ऑडिटरी, और जो डी होगा वो राइट को शो करेगा, DR या RD, ठीक है। जो S होगा वो लेफ्ट को शो करेगा, लाइक LS, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है लीवर रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो DR हो जाएगा। A का मतलब ऑडिटरी और U का मतलब दोनों एयर में है। अगर AMP लिखा हुआ तो वो एम्प्यूल है। BID मीन ट्वाइस अ डे। C का मतलब है विद। कैप का मतलब होता है कैप्सूल। CC का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। डिस्पेंस है। G या ग्राम, ये GTT ड्रॉप को शो करता है। HR को है HS एट बेड टाइम। IM इंट्रामस्कुलर। इसके बाद आते हैं IP इंट्रापेरिटोनियल। IV आ जाते हैं इंट्रावीनस है। LB पाउंड है। मीटर स्क्वायर है। MG मिलीग्राम है। ML मिलीलीटर है। OD, अब O से ऑप्टिक है। D से हमेशा मुराद होता है राइट, और S से मुराद लेफ्ट होता है। U का मतलब है दोनों। PC, ठीक है, यानी पोस्ट। P का मतलब क्या होगा, पोस्ट, ओके, ठीक हो गया। और A का मतलब होता है एंटी, लाइक एंटीमार्टम पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब है मौत के बाद, एंटीमार्टम का मतलब मौत से पहले, ठीक हो गया, ओके। और C से आप ये कह लो कि कप वगैरह कह लो, कप वगैरह जिससे खाना खाते हैं जिसमें, ठीक है। PO पर ओरल, बाय माउथ। PRN एज नीडेड, जितना आपको नीड चाहिए, पर नीडेड या एज नीडेड। Q का मतलब एवरी है। QD, तो D, ओके, यहाँ पे D का मतलब है डे, एवरी डे। Q4H यानी एवरी 4 आवर, या QID 4 टाइम अ डे। इसके बाद QHS एवरी नाइट एट बेड टाइम, ओके, ठीक हो गया। Q का मतलब क्या होता है, एवरी होता है, ओके। इसके बाद QOD एवरी अदर डे। QS सफिशिएंट क्वांटिटी। QAM यानी एवरी मॉर्निंग है। SID सिंगल इन अ डे। SIG डायरेक्शन टू द पेशेंट। अभी हमने प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स देखने हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आएगा। SOS इफ नीडेड। स्टैट का मतलब है इमीडिएटली है। सबकुटेनियस है तो आपको पता है। सस्पेंशन है। TID 3 टाइम अ डे। टैबलेट है। TBSP टेबल स्पून होती है। टी स्पून है। UT डिक्ट या डायरेक्टेड होती है। XL या XR एक्सटेंडेड रिलीज को कहते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की तरफ। प्रिस्क्रिप्शन किसी भी पेपर के ऊपर लिखी जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिक फॉर्म को अटेन करती है। लाइक दो टाइप के प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर हम यूज़ करते हैं। एक फिजिशियन का प्रॉपर ऑर्डर शीट होती है, ओके, ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग के लिए। एक प्रिस्क्रिप्शन होती है आउट पेशेंट के लिए, यानी हॉस्पिटल सेटिंग के लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर शीट होती है, प्रॉपर हॉस्पिटल का चैट ऑर्डर होता है। दूसरा एक आउट पेशेंट के लिए, OPD के लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होती है। अब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला है पेशेंट इन्फॉर्मेशन है। प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जो प्रिस्क्राइबर है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। लाइक अगर मेरे पास वैसे रिपोर्ट है नहीं, मैंने आपको दिखा देता मैं, चलो ठीक है। जो प्रिंटेड होती है तो उसमें आपको पहले से लिखा होता है कि डॉक्टर का नाम क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एड्रेस होता है। उसके पेपर के मिडल में वो भी टॉप साइड के ऊपर आपको लिखा हुआ होता है। फिर इसके बाद आती है किसकी बारी, इसके बाद बारी आ जाएगी सुपरस्क्रिप्शन की, यानी पहले पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पेशेंट इन्फॉर्मेशन से भी पहले प्रिंटेड फॉर्म में क्या होगा, जो प्रिस्क्राइबर है जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसका नेम, लाइसेंस नंबर, क्वालिफिकेशन और एड्रेस टॉप में, वो भी मिडल के ऊपर लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर नॉन प्रिंटेड पेपर है, राइटिंग से पहले, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन से पहले जो डेट होती है वो अपर कॉलम के भी राइट हैंड के ऊपर होती है। जो पेशेंट की नेम, एज, यानी इस वाली को बता रही है कि जो डेट होती है वो राइट कॉर्नर पे होती है। जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, चाहे पेशेंट का नाम है, एज है, जेंडर है, ठीक है, उसका एड्रेस क्या होता है, तो ये सारा कहाँ पे लिखा रहता है, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हो जाता है, ओके। या फिर इन्होंने लेफ्ट नहीं बल्कि यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है तो सेंटर को आप लिख लेते हैं। तो प्रिंटेड फॉर्म में तो ये हो गया, आइडेंटिफिकेशन और प्रिस्क्राइबर वगैरह लिखी होती है। लेकिन अगर नॉन प्रिंटेड में है तो नॉन प्रिंटेड में जो डेट होती है वो राइट साइड पर, बाकी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे या सेंटर में होती है। सुपरस्क्रिप्शन में जो लेटर होता है वो RX होता है। RX को लैटिन वर्ड में कहते हैं रेसिपी, यानी जो आपने लेना है, ठीक हो गया। तो रेसिपी के अंदर लाइक अगर आप यहाँ पे आओ तो पहले लेफ्ट या सेंटर में पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, फिर राइट साइड की पर डेट है, फिर रेसिपी आ जाती है। रेसिपी में ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। रेसिपी को सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। अब इंस्क्रिप्शन है, ये मेन पार्ट होता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, ठीक हो गया। इसमें नेम होता है, यानी ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, ये इंस्क्रिप्शन होता है। इसमें पार्टिकुलर मेडिसिनल एजेंट का, ड्रग का नेम होता है, उसकी क्वांटिटी या डोसेज होती है, डोज फॉर्म होती है। लाइक आपने इसको टैबलेट के फॉर्म में लेना है, सोल्यूशन के फॉर्म में लेना है, सस्पेंशन के फॉर्म में लेना है, कैप्सूल वगैरह के फॉर्म में लेना है। अगर जो डिजायर्ड एजेंट होता है, अगर वो मैन्युफैक्चरर से अवेलेबल होता है तो इस टाइप के इंस्क्रिप्शन को प्री कंपाउंडेड कहते हैं। लेकिन कभी कभार जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको फार्मासिस्ट से कंपाउंड करना पड़ता है। ऐसे टाइप की इंस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोरस या कंपाउंडेड। लाइक यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडेड का लिखा हुआ है और ये प्री कंपाउंडेड होती है, ठीक है।
यानी जो प्री कंपाउंडेड है उसमें क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर होता है वहाँ से आपको डिजायर्ड एजेंट मिल जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो डिजायर्ड एजेंट है वो मिल तो जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर डिस्पेंस करना पड़ता है, उसको प्रॉपर कंपाउंड बनाना पड़ता है, तो उसको एक्सटेम्पोरस या कंपाउंडेड कहते हैं। जो इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, सबसे पहला है बेस। बेस में जो चीफ एक्टिव मेडिसिनल एजेंट है, लाइक जो पार्टिकुलर ड्रग होती है उसको क्या कहेंगे, बेस, ठीक है। लाइक इसमें अमोनियम एसीटेट है, पोटेशियम सिट्रेट है, क्लोरोफॉर्म हो गया या पैरासीटामोल है, ये बेस होगा। फिर इसके बाद एडजुवेंट होती है। एडजुवेंट ऐसी मेडिकल एजेंट होती है जो मेन या चीफ मेडिसिनल एजेंट के एक्शन को हेल्प करती होती है। फॉर एग्जांपल अमोक्सिलिन के साथ क्लेवोलिनिक एसिड देते हैं ताकि उसकी डिग्रेडेशन कम से कम हो। यानी ये कोई ऐसी ड्रग होती है एडजुवेंट जो कि एब्जॉर्प्शन को या उसके एक्शन को बढ़ा देती है। फिर इसके बाद है करेक्टिव। करेक्टिव ऐसे एजेंट होते हैं जो बेस के या एडजुवेंट के अनडिजायरेबल इफेक्ट को मॉडिफाई कर देती है। फॉर एग्जांपल कि जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है, अनप्लेजेंट टेस्ट हो सकता है, स्मेल हो सकती है, तो इसमें स्वेटिंग एजेंट आते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं, लाइक सुक्रोज है, क्लोरोफॉर्म है। यानी कुछ दवाइयाँ ऐसी बहुत कड़वी होती है जिनको खाना बहुत मुश्किल है, तो उनके साथ सुक्रोज का सस्पेंशन वगैरह लगा जाता है, तो उनको करेक्टिव कहते हैं, जो कि अनडिजायरेबल इफेक्ट को मिनिमाइज कर देती है। व्हीकल ऐसे एजेंट होते हैं जो कि दूसरे इंग्रेडिएंट की एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन के लिए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम, या ऑइंटमेंट के लिए ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर इंग्रेडिएंट को डाइल्यूट वगैरह कर देते हैं, या इंग्रेडिएंट को पिल्स की फॉर्म में सप्लाई करते हैं, तो ये कहलाते हैं व्हीकल। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। पहले हमने पढ़ा था सुपरस्क्रिप्शन, फिर इंस्क्रिप्शन, फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये इंस्ट्रक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए, कितनी डोज प्रिपेयर करनी है, उनको किस तरह से डिस्पेंस करना है। ओके, यानी 20 डोज है और इनको कैप्सूल के फॉर्म में डिस्पेंस करना है। इसके बाद सिग्नेचर या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी पहले सुपरस्क्रिप्शन आई, फिर इंस्क्रिप्शन आई, फिर सब्सक्रिप्शन आती है और फिर ट्रांसक्रिप्शन आती है। अब ट्रांसक्रिप्शन ये पेशेंट के लिए होती है। आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूज हो जाती है। सब्सक्रिप्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होती है पेशेंट के लिए डायरेक्शंस होती है, और इसको इंडिकेट करते हैं सिग से, और ये लैटिन वर्ड सिग्ना से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि लेबल कर देना या मार्क कर देना। जो पेशेंट की इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो सबसे पहले जो क्वान्टिटी है किसी भी मेडिसिन की या डोसेज होती है वो कितनी लेनी है, लाइक आपने 1 चम्मच लेनी है या 2 टीस्पून लेनी है। फिर फ्रीक्वेंसी आती है। नंबर 3 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 4 ड्यूरेशन आता है। और नंबर 5 एनी अदर इंस्ट्रक्शन है। क्वांटिटी के अंदर लाइक कितने स्पून लेने हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने, हर 6 घंटे बाद या 1 दिन में 1 मरतबा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ओरली या नेजली या रेक्टली है, या ड्यूरेशन के अंदर कितने दिनों तक है, या दूसरे इंस्ट्रक्शन में एक्सटर्नल यूज है, पेन या ब्रैकेट के लिए। इसके बाद सिग्नेचर और प्रिस्क्रिप्शन की तरफ प्रिस्क्राइबर की तरफ आते हैं। ओके, तो ये जो सिग्नेचर होता है वो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को लीगल डॉक्यूमेंट बना देता है, ठीक है। जो फुल सिग्नेचर चाहिए होते हैं प्रिस्क्राइबर किसका, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी ये जैसे सिग्नेचर हुए भी है डॉक्टर कैसर मोहम्मद महमूद वगैरह, तो सिग्नेचर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर और एड्रेस ये पेपर के राइट साइड पे लिखा जाता होता है, ठीक हो गया। ओके, अब जनरल कंसिडरेशन क्या होती है, लाइक प्रिस्क्रिप्शन है उसको तमाम आस्पेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए, उसको लीगली या एलिजिबली रिटर्न लिखना चाहिए। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन होती है पेशेंट की उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहिए ताकि पेशेंट समझ सके। जो एब्रीवेशन है वैसे वो अवॉइड करनी चाहिए, लाइक TDS को लिखने के बजाय 3 टाइम डेली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अवॉइड करनी थी तो फिर हमें पढ़ाए क्यों एब्रीवेशन। इसके बाद डोजेज ऑफ ड्रग है उसको मेट्रिक सिस्टम में देना चाहिए। जो तमाम इंग्रेडिएंट है प्रिस्क्रिप्शन के वो एक दूसरे से कंपैटिबल हो। प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको इंक से लिखना चाहिए। जो प्रिस्क्राइबर है उसका साइन होना चाहिए हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। मेडिसिन के फुल नेम लिखने चाहिए ना कि इनके फार्मूला। और जो डाइट या रेस्ट के जो इंस्ट्रक्शन है उसको लास्ट में बताना चाहिए। अब जनरल सीक्वेंस ऑफ प्री कंपाउंडेड इंस्क्रिप्शन, तो हमने कहा था कि जो इंस्क्रिप्शन होती है जो मेन बॉडी होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है तो वो 2 होती है कि प्री कंपाउंडेड और कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड को एक्सटेम्पोरेनेस भी कहती है। तो उसके जनरल सीक्वेंस क्या होती है, तो पहला इंजेक्टेबल है, नंबर 2 कैप्सूल या टैबलेट है, नंबर 3 होता है लिक्विड प्रिपरेशन, और नंबर 4 लोकल या टॉपिकल एप्लीकेशन होती है। और कंपाउंडेड के अंदर बेस, एडजुवेंट, व्हीकल या करेक्टिव वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो आप इनके जनरल सीक्वेंस पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका मिमोनिक होता है ICLL, जबकि इसका मिमोनिक होता है BAV, ब्रेव से निकला है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल वगैरह दी हुई है। अब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन एंड मैनेजमेंट प्लान आए हुए हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इनकी डोज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द UHS करिकुलम प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग डिजीज, चलो याद कर लेते हैं। एक्यूट वाटरी डायरिया, तो एक्यूट वाटरी डायरिया जब भी वाटरी डायरिया आ जाएगा, ठीक है, तो डायरिया के अंदर आपने मेट्रोनिडाजोल या टिनाडोजोल वगैरह यूज़ करनी होती है। इसके अलावा डायरिया है तो फिर आपने ORS भी इस्तेमाल करनी है, और डायरिया के अंदर हम ओपियाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर ORS इस्तेमाल करनी है। लाइक इसके लिए सिक है, सिक का क्या मतलब होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ये पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक 2 से लेकर 4 मतलब आपने ड्रिंक करना। इसके अलावा लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड है, मुझे कंफर्म नहीं कि इनकी डोसेज वगैरह भी याद करनी है, लेकिन चलो
अब इनको बाकी को देख लेते हैं। तीसरा है वाटर डायरी के बाद टैब टिनाडाजोल होती है 2 ग्राम अगर आपने यूज़ करनी है। इसके बाद यहाँ पे टिनाडाजोल वगैरह के लिखे हुए हैं चीज़ें जिनको अभी हम छोड़ देते हैं। बेसिलरी डिजेंटर के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, बेसिलरी डिजेंटर के लिए को चॉइस होती है। इसके अलावा ORS वगैरह इस्तेमाल करना होता है। अब कंपोजिशन ऑफ ORS एग्जाम में बहुत मरतबा पूछी जाती है तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम पर लीटर होता है। ट्राई सोडियम सिट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ट्राई सोडियम सिट्रेट लेना तो 2.9, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 आपने लेना है। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 और ग्लूकोज 20 लेना है। ठीक हो गया, तो ये ORS की कंपोजिशन होती है। ओमेपिक डिजेंट्री के अंदर आपने मेट्रोनिडाजोल लेनी है, डिलॉक्सिनाइड फ्यूरल लेनी है और ORS वगैरह लेना है अगर डायरिया वगैरह सीवियर होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट है, जो डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट ये एस्टर होती है डिलॉक्सिनाइड और फ्यूरिक एसिड का, इंटेस्टाइन में सेपरेट हो जाती है, डिलॉक्सिनाइड को रिलीज कर देती है। ये अनऑब्जॉर्व होती है और ये मे बी साइडल यानी लुमिनल एजेंट होती है। ओके, और जो टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन है, टेप वॉर्म को हम सेस्टोड वगैरह भी कहते हैं, तो उसके लिए निक्लोसामाइड है यानी निकलो यहाँ से, और या फिर हम मेबेंडाजोल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए टैप मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए फेरस सल्फेट देते हैं जो कि ओरली होता है, जबकि पार इंटीरियर के अंदर आयरन सॉर्बिटोल या सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स देती है। एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस है तो इसमें पेनिसिलिन वी देती है। ओके, टैप पैरासीटामोल वगैरह देती है, पेन किलर वगैरह पोविडीन होती है, आयोडीन माउथ वाश वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप प्रिस्क्रिप्शन सारी यहाँ से रीड करके चले जाना, लेकिन उन्हीं को याद करना जो कि आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखी हुई है। इसके बाद एलर्जिक रिनाइटिस है, तो एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर टैब सेट्रिजिन है लाइक 10 मिलीग्राम है। इसके अलावा बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपियानेट है नेजल स्प्रे है। उसके अलावा टैब कीटोटेफिन होती है, तो एलर्जिक रिनाइटिस में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ओरल एंटीहिस्टामिन लिखी हुई है, फर्स्ट जनरेशन और न्यू। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्लोरफेनालामीन है, डाइफिनहाइड्रोमीन है, प्रोमेथाजीन है, हाइड्रोक्सीजीन है। ओके, इसको आप फार्मा में देख लेना। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपेनेट और साल्बिटोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। टर्ब्यूटालिन है, टैप मिथाइल पेरिंडिसोलोन और टैप कीटोटेफिन आती है। ओके, अब मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा का उन्होंने निमोनिक भी बनाया हुआ है लाइक एड्रीनर्जिक एसिड फॉर स्टेरॉइड है, टी फॉर थियोफाइलिन है, H फॉर हाइड्रेशन है, इंट्रावीनस है। इसके अलावा मास्क O2 है और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। हाइपरटेंशन के अंदर बीटा ब्लॉकर, एंटीनोलोल, कैप्टोप्रिल, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड और पोटेशियम क्लोराइड वगैरह आपने इस्तेमाल करनी होती है। पोटेशियम क्लोराइड क्यों देती है? क्योंकि जो थायोजाइड डायूरेटिक होती है और ओके, तो वो आगे पोटेशियम वगैरह को लॉस वगैरह करवा देती है। इसके बाद हम देते हैं कंजेस्टिव कार्डिक फ्लूर है, तो कंजेस्टिव कार्डिक फ्लूर के अंदर कौन से ड्रग देते हैं लाइक लिसिनोप्रिल है, टैब फ्यूरासिमाइड है, टिनालोल और डाइजॉक्सिन वगैरह हम अप्लाई कर देते होते हैं। इसके बाद मेडिसिनल एजेंट मेडिकल मैनेजमेंट लिखी हुई उसको छोड़ देते हैं। इसके भी इसके अंदर लोराटिडीन और परमेथ्रिन वगैरह यूज़ करते हैं। मलेरियल फीवर के अंदर क्लोरोक्विन फॉस्फेट है, टाइप क्विनिडीन सल्फेट और टाइप डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह यूज़ करते हैं। सेरेब्रल मलेरिया के अंदर क्विनिडीन ग्लूकोनेट और आर्टिमिथर, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। टाइफाइड फीवर का भी पूछा जाता है तो सेप्रोफ्लॉक्सासिन और पैरासीटामोल वगैरह यूज़ करते हैं। माइग्रेन के अंदर जोल्मेट्रिप्टान है, इमिडाक्लोप्रिड है और इसके अलावा पैरासीटामोल वगैरह यूज़ करती है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक है, उसको देख लेना। एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए ड्रग और चॉइस एड्रेनालिन होती है, 1:1000 के अंदर देती है। इसके अलावा एयरवे को मेंटेन करते हैं, 100% ऑक्सीजन देती है। नॉर्मल सलाइन है, टाइफिनालामीन है और हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह अप्लाई करती है। ओके, इसके बाद हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में फुट एंड को रेज कर देते हैं। ओके, अगर शॉक ब्लड लॉस की वजह से हो तो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वगैरह अप्लाई करते हैं। हार्टमैन या रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट डिजीज़ की मैनेजमेंट लिखी हुई है जिसको अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे, तो हम सीधा आगे चलते हैं अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स की तरफ। यहाँ पे उन्होंने डिजीज़ की मैनेजमेंट वगैरह लिखी हुई है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन वाले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का डिफरेंस लिखा हुआ है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जब दो या दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से डिजोल्व वगैरह करवा देते हैं। जो सस्पेंशन है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता बल्कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों मिक्सचर होते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस होता है। इसमें होता ये कि जो दो कंपोनेंट होते हैं वो दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, डिजोल्व नहीं हो पाते, लाइक ऑयल एंड विनेगर है या सैंड एंड वाटर होते हैं। जबकि कोलाइड में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो साइज होता है वो मॉड्यूलेट रेंजेस के अंदर आ जाता है। ये डिफरेंट लेयर के अंदर सेपरेट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो डिफरेंट लेयर के अंदर सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉग एक कोलाइड होता है, जो कोलाइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर लाइट स्कैटर हो जाती है। सोल्यूशन एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, ये सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं। परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज का मतलब है कि कितने ग्राम या मिलीलीटर ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व है 100 ग्राम के अंदर या 100 मिलीलीटर के अंदर, तो यानी 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर के अंदर कितने ग्राम या मिलीलीटर है तो उसको परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। अब कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज आपने याद करनी है, लाइक नॉर्मल सलाइन 0.9 होता है, हाफ स्ट्रेंथ लोगे तो फिर 0.45 बन जाएगा। डेक्सट्रोस वाटर 5% होता है, या 5% डेक्सट्रोस वाटर इन नॉर्मल सलाइन है, या 5% डेक्सट्रोस वाटर इन हाफ नॉर्मल सलाइन होता है, या 10% डेक्सट्रोस है, या फिर 25% डेक्सट्रोस होता है। अब यूजेस ऑफ नॉर्मल सलाइन है, तो नॉर्मल सलाइन के क्या यूजेस होती है? इंट्रावेनस फॉर्म में देती है ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हेमरेज के अंदर, शॉक के अंदर। इंट्रावेनस फॉर्म में देती है ताकि हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सके, डायरिया की वजह से, या फूड पॉइजनिंग है, कॉलरा है, या हीट स्ट्रोक है, तो डिहाइड्रेशन कर देती है। हर जगह हर एक मतलब इंट्रावेनस अप्लाई कर रहा है। इंट्रावेनस अप्लाई करते हैं डायबिटिक कीटोसिडोसिस में, इंट्रावेनस अप्लाई करते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर सर्टेन ड्रग है, लाइक पेनिसिलिन इन्फ्यूजन होती है मेनिंजाइटिस के लिए, तो उसके लिए सॉल्वेंट का काम करते हैं। अगर आइस डैमेज हो गई है तब इंट्रावेनस नहीं देगी, आप टॉपिक के लिए अप्लाई करिए तो इरिगेट या वाश आउट करेंगे। इन्फेंट के अंदर यूज़ करते हैं एज अ नीजल ड्रॉप ताकि नीजल कंजेशन को रिमूव कर सके। वूंड को वाश करते हैं, माउथ को वाश करते हैं, स्टोमक को वाश करते हैं, या फिर सलाइन गर्गल्स होती है, नेबुलाइजर के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर इनहेलेशन। तो इससे पहले जो चार यूजेस थे इसके, नहीं बल्कि 3 थे, वो इंट्रावीनस, सॉरी 4 थे, वो इंट्रावीनस थे। फिर इसके बाद नंबर 5 ये टॉपिकल है, नंबर 6 नेजल है, नंबर 7 ये भी टॉपिकल, और नंबर 8 में इनहेलेशन यूज आ जाएगा। अब डिफरेंट कैलकुलेशन लिखी हुई है। अगर 5% डेक्सट्रोज होगा तो 5% डेक्सट्रोज ऑफ वाटर का मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज डिजोल्व इन वाटर अप टू 100 ml है, तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज है, तो 1 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर डेक्सट्रोज 5/100 होगा। तो ये कैलकुलेशन आपने इस तरह से कर लेनी है। नॉर्मल सलाइन में 0.9% होता है, यानी 0.9% का मतलब है कि 100 ml के अंदर 0.9 ग्राम है। ओके, तो 1 ml के अंदर, यानी नॉर्मल सलाइन के अंदर 0.9 ग्राम है, यानी 1 ml के अंदर क्या होगा, से डिवाइड वगैरह कर देना। कैलकुलेशन हाफ स्ट्रेंथ के लिए तो 0.45 वगैरह आ जाएगा। डेक्सट्रोज के लिए आपको पता है कि सब एक कैलकुलेशन आप देख लेना। सस्पेंशन एक ऐसी टाइप का मिक्सचर होता है जहाँ पे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कंपोनेंट या इनसॉल्युबल सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, और यहाँ पे कोई ना कोई सस्पेंडिंग एजेंट होगा। जो सस्पेंशन नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, तो वो कैवेलिन सस्पेंशन है। कैवेलिन सस्पेंशन ओरली यूज़ करते हैं, या हम आई थिंक इस्तेमाल करते थे, ये जीआईटी वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। कैवेलिन है, पैक्टिन है, तो ये आई थिंक एंटी डायरियल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके बाद सेलेनियम सल्फाइड है, टॉपिकली अप्लाई होता है। कॉर्टिसोन एसीटेट है, ऑप्थेल्मिक एजेंट है। प्रोकेन पेनिसिलिन इंट्रावेनस फॉर्म में दी जाती है। जो क्वालिन सस्पेंशन है ये हमारे यूएचएस के अंदर आता है। तो इसकी बेसिक प्रिपरेशन क्या होती है, या बेसिक प्रिपरेशन को बीपी फार्मूला भी कहते हैं। 1000 ml या 1 लीटर ऑफ कैवेलिन सस्पेंशन। तो कैवेलिन होता है नॉर्मली आपने कितना लेना, 200 ग्राम लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने 50 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने 50 ग्राम लेना है। गम एक कैकी या 100 ग्राम लेना है। डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर लेना है जो कि 500 ml होगा। डिस्टिल्ड वाटर आपने 100 ml तक लेना है। बाकी आप इनके कैलकुलेशन वगैरह देख लेना। आगे हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन होता है एज अ फ्लूइड। ओके, या तो किस तरह से हो सकता है, एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड से मिक्स करते हैं, या एक फ्लूइड को सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं, या फिर आप सॉलिड का लिक्विड के अंदर सस्पेंशन लेते हैं। जो यूएचएस के सिलेबस के अंदर जो मिक्सचर आता है तो वो कार्बोनेटिव मिक्सचर होता है। कार्बोनेटिव मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसको ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लैचुलेंस को रिलीव कर देता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को, कॉलिक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिक फार्मूला या BP फॉर 30 ml, तो इससे पीछे हमने देखा था 1 लीटर, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट था, मैग्नीशियम कार्बोनेट था, किया था, डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर और डिस्टिल्ड वाटर था। तो यहाँ पे भी सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन यहाँ पे टिंचर कार्डेमोमा है, तो स्पिरिट अमोनिया अरोमेटिका है, सिरप जिंक गैब्रेस है, स्पिरिट क्लोरोफॉर्म है, और वाटर आपने 30 ml तक जाना है। तो उसको याद अच्छी तरह से करके जाना। बाकी कैलकुलेशन है तो उसको भी छोड़ देती है। लोशन एक लिक्विड सस्पेंशन या डिस्पर्शन होती है, यानी किसी भी एक्टिव ड्रग का या एक्वा सोल्यूशन होता है तो उसको लोशन कह सकते हैं। यानी ये लिक्विड सस्पेंशन हो सकती है या फिर डिस्पर्शन हो सकती है अल्कोहल के साथ, ग्लिसरीन के साथ, और उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन की फॉर्म में यूज़ करती है। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसमें KMNO4 लोशन है, कैलामीन लोशन है, बेंजोइल बेंजोएट है, सैलिसिलिक है, लेकिन आपने यूएचएस के सिलेबस के अंदर KMNO4 को फॉलो करना है। अब इसके लिए भी डिफरेंट कैलकुलेशन है, तो M1V1 या C1V1 इक्वल टू C2V2 आ जाएगा। अब यूजेस ऑफ KMNO4 सोल्यूशन है, तो KMNO4 लोशन सोल्यूशन ही लोशन है, तो ये एक्यूट डर्मेटाइटिस के अंदर या थीरियड फ्रूट के अंदर इस्तेमाल होता है। एनीमा और अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एब्सेसिस अल्सर को क्लिनिकली हम ट्रीट करते हैं। वेयर ड्रेसिंग के अंदर टॉपिकली इस्तेमाल होता है। माउथ वाश के तौर पर इस्तेमाल होता है। गैस्ट्रिक लैवेज के अंदर इस्तेमाल होता है। स्नेक बाइट की लोकली हम अप्लाई कर सकते हैं, या वेल वाटर को डिसइंफेक्ट करने के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। इनकी कंपोजिशन पर फोकस करना, लाइक नेचर के ऊपर ये सेमी सॉलिड था, लोशन लिक्विड होता है। इससे पीछे जो हमने पढ़ा था मिक्सचर है, तो वो कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का, तो ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। सल्फर ऑइंटमेंट है, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है, लेकिन आपने मेनली आपने सल्फर ऑइंटमेंट पढ़ना है। इसकी जो कैलकुलेशन होती है, लाइक सल्फर पाउडर आपने 10% लेना और ऑइंटमेंट बेस 90% लेना है। बहुत ईजी होता है। जो ऑइंटमेंट का बेस है वो 20 पार्ट्स पे होता है। 20 पार्ट्स के अंदर यानी ऑइंटमेंट बेस है तो इसमें 18 पार्ट्स सॉफ्ट पैराफिन होता है, जबकि एक पार्ट वी वैक्स और रिमेनिंग वन पार्ट वोल
फैट का होता है। अब डोज कैलकुलेशन फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। तो इसमें जो अडल्ट डोज, ओके, तो अडल्ट डोज को किस तरह से मालूम करना है, तो अगर यंग फार्मूला और यहाँ पे लिखा हुआ डीलिंग फार्मूला, तो यंग फार्मूला के मुताबिक एज ईयर में और एज ईयर प्लस 12 और इसको अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देना। असल में यहाँ पे अडल्ट डोज लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाइल्ड की डोज लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अडल्ट डोज से चाइल्ड की हम एज को मालूम करेंगे। लाइक उसके लिए यंग फार्मूला होता है और डीलिंग फार्मूला होता है। यंग में एज को ईयर से मल्टीप्लाई करना, फिर नीचे 12 से प्लस कर देना, फिर इसको अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देना। डीलिंग फार्मूला के अंदर नीचे 20 आ जाएगा। इन्फेंट डोज के अंदर यानी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्लार्क वाला फार्मूला होता है। क्लार्क में वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज आ जाती है। और एक बात आप नोट कर लेना कि जो 1 किलोग्राम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम 2.2046 के बराबर होता है, या फिर आप ये कह दो 1 kg 2.2 lb या पाउंड के बराबर होता है। तो आपने कैलकुलेशन वगैरह को देख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बायोस्टैटिक्स की तरफ। बायोस्टैटिस्टिक्स ये साइंस ऑफ ऐसी साइंस होती है जहाँ पे आप डाटा को कंपाइल करते हो, क्लासीफाई करते हो, टैबुलेट करते हो न्यूमेरिकल डाटा को, और उसके रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल जो ग्राफिकल फॉर्म। तो बायोस्टैटिस्टिक्स ये थी स्टैटिस्टिक्स, लेकिन बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पर आप मैथमेटिकल फैक्ट और डाटा अप्लाई करते हैं फार्माकोलॉजी से बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर। बायोस्टैटिस्टिक्स के क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन के अंदर, और नॉर्मैलिटी के लिमिट को डिफाइन कर देना, मीन्स और प्रोपोर्शन एट डिफरेंट प्लेस, इसके डिमांड डिफरेंस को मालूम करना, कोरिलेशन या एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल है, या डिफरेंट ड्रग की एक्शन को कंपेयर करना, या न्यू ड्रग के पोटेंशियल को कंपेयर करना, या डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कंपेयर करना, या किसी भी वैक्सीन या एंटीसीरा की यूजफुलनेस को टेस्ट करना, या पॉजिटिव फैक्टर को देख लेना, या हेल्थ प्रोग्राम्स के इफेक्ट को नोटिफाई कर देना। अब आगे कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑब्जर्वेशन है, अरिथमेटिक मीन है, मीडियन, मोड, रेंज, डिस्पर्शन, डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाती है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये वो इवेंट होता है जो आपको देखने को मिलता होता है, ठीक हो गया। तो जो इवेंट आपको देखने को मिलता है, ओके, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किसी भी इवेंट की और इसके मेजरमेंट की, यानी इसके एक्सप्रेशन को कहते हैं। लाइक अगर क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट अपने वेट को रिकॉर्ड करते हैं, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन होती है। तो जितने भी इवेंट्स होती है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसके बाद अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन के अंदर आप तमाम ऑब्जर्वेशन को या तमाम वैल्यूज को प्लस कर दोगे और उनको नंबर से डिवाइड कर दोगे, तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। मीडियन का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन को या वैल्यूज को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करोगे, तो मिडिल वाला होगा वो मीडियन के अंदर आ जाएगा। ओके, ओड में तो आसान से आ जाता है, लेकिन इवन के अंदर आपने करना क्या, इनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, फिर इसके बाद आपने इसको क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। मोड के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है, तो उसको मोड कहते हैं। रेंज ऑफ डिस्पर्शन है। तो रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट फिगर। लाइक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना, तो वो रेंज आ जाती है। डेविएशन के अंदर जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसका अरिथमेटिक मीन से क्या डिफरेंस होता है, यानी एक आपने अरिथमेटिक मीन लेना है, फिर इसको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या वैल्यू से डिवाइड कर माइनस वगैरह कर देना, डिफरेंस वगैरह ले लेना है। एब्सोल्यूट के अंदर आपने स्क्वायर ले लेना है, किसका, डेविएशन का। इससे आपको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में मिलेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपने क्या लेना है, आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना है अरिथमेटिक मीन का। ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन का, लाइक अरिथमेटिक मीन है किसका, स्क्वायर डेविएशन का फ्रॉम द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से स्क्वायर डेविएशन वगैरह ले लेना, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ जाता है। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है तो हम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर 30 से कम है तो हम नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे n-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आप डेविएशन वगैरह को समराइज कर सकते हो और आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि जो वेरिएशन है ये कितने चांस से रिपीट हो रही है। ओके, इसके अलावा आप स्टैंडर्ड एरर को डिफाइन वगैरह कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और आप किसी भी सैंपल के रिलेटिव साइज को या सूटेबल साइज को फाइंड आउट कर सकते हो। मीन डेविएशन के अंदर आपने क्या करना है, मीन डेविएशन के अंदर जो एवरेज होती है डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, यानी इन शॉर्ट आपने उसका क्या ले लो, आप इसका स्क्वायर ले लो स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो ये क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन वगैरह बन जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर है, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी है। अब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की तरफ आ जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, तो लाइक 1 ग्रेन होती है, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 0.065 ग्राम होती है, या फिर इसको आप राउंडेड ऑफ करके 60 मिलीग्राम वगैरह लिख सकते हो, या 65 मिलीग्राम है। 15 ग्रेन 1 ग्राम के बराबर होती है। 1 ओंस बाई वॉल्यूम 30 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 टीस्पून 5 ml के बराबर होता है। 1 टेबल स्पून 15 ml के बराबर होता है। 1 क्वार्ट 1 लीटर की या 1000 ml के बराबर होता है। 1 मिनिम 1 ड्रॉप के बराबर होता है, 1 जिसको जीजी कहते हैं।
20 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर होती है। 2.2 पाउंड आपको पता है कि 1 kg के बराबर होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट एंटीडोट की तरफ। अब WHO के मुताबिक जो एंटीडोट है ऐसा थेरापेटिक सब्सटेंस होता है जो किसी टॉक्सिक ड्रग के एक्शन को काउंटरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एस्टामाइनोफेन के लिए एसिटाइलसिस्टीन होती है, सैलिसाइलेट के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट डायलिसिस वगैरह होता है, एम्फेटामिन के लिए अमोनियम क्लोराइड है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेस इनहिबिटर के लिए हम एट्रोपिन वगैरह यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए एट्रोपिन और पैलेडॉक्सिम है, बीटा ब्लॉकर के लिए ग्लूकागोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एंटी मस्क्रीनी के लिए फाइसोस्टिकमिन है, सैलिसाइलेट है, एंटीकोलिनर्जिक के अंदर आप हाइपोथर्मिया वगैरह को हम कंट्रोल वगैरह करते हैं। ओके, इसके अलावा डिजिटैलिस के केस में आप पोटेशियम को नॉर्मलाइज करते हो, लिडोकेन वगैरह देते हैं, एंटी डिजी पॉइंट या डिजी पॉइंट एंटीबॉडीज़ वगैरह देते हैं, मैग्नीशियम वगैरह देते हैं, तो उसका निमोनिक बनाया हुआ क्लैम। इसके बाद आयरन है, उसके लिए डिफ्लॉक्सामिन और डिफ्रासिरोक्स होती है, चिलेटिक एजेंट है। इसके अलावा कैल्शियम ईडीटी है, डाइमर कैप्रोल सक्सीमर पेनिसिलामिन है, मरकरी और आर्सेनिक के लिए डाइमर कैप्रोल और सक्सीमर होती है, गोल्ड और कॉपर के लिए पेनिसिलामिन है, साइनाइड के लिए नाइट्राइट और थायोसल्फेट है, हाइड्रोक्सी कोबालामिन और मेथिमोग्लोबिन जैसे साइनाइड के लिए हाइड्रोक्सीकोबालामिन यूज़ कर सकते हैं, मेथिमोग्लोबिन के लिए मिथाइल ब्लू विटामिन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरापी और 100% ऑक्सीजन है, मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए फोमेपेजोल एथेनॉल और डायलिसिस वगैरह करते हैं, ओपियाइड के लिए नालेक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन है, बेंजोडाइजेपिन के लिए फ्लूमाजानिल है, टीसीए के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, हेपेरिन के लिए प्रोटामिन होती है, वारफ्रेन के लिए विटामिन के और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वगैरह होता है, डीपी और स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस के लिए अमाइनो कैप्रोइक एसिड होती है, थियोफाइलिन के लिए बीटा ब्लॉकर वगैरह इस्तेमाल होती है। अब हम चलते हैं मेट्रोलॉजी, पथोलॉजी एंड द सोल्यूशन। अब यहाँ पर मेट्रोलॉजी वगैरह दी हुई है, तो मेट्रोलॉजी के अंदर जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट के मुताबिक, जो करंट ऑफ एम्पेयर है, टेम्परेचर केल्विन है, आगे कंसंट्रेशन मोल है, टाइम का सेकंड है, कैंडल हीट वगैरह है, किलो जो वेट के लिए केजी और लेंथ के लिए मीटर वगैरह का यूनिट होता है। अब मेट्रोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें पूछी जा रही है यहाँ पर, तो हाउ मैनी मिलीग्राम्स इन 1 ग्राम होते हैं, तो ये सवाल वगैरह दिए हुए हैं। ओके, ये इन क्वेश्चंस को देख लेना आप। अब हम आ जाते हैं नॉन ऑब्जर्व स्टेशन की तरफ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना ताकि ये खुद कह रही है कि आपकी अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पर चाइल्ड है, उसकी एज बताई हुई है, ये इसके अंदर डोज मालूम करनी है उसकी, जबकि अडल्ट डोज इतनी है, तो आपने यंग फार्मूला अप्लाई कर देना। यंग का फार्मूला आप रट्टा मार लो, ये फार्मूला है यंग्स का। इसके बाद है कि आपने डोज मालूम करनी है 2 साल के बच्चे के लिए जो कि ईयर इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। अडल्ट डोज आपको बताई हुई है 2 साल का एज है, तो आप यंग फार्मूला वगैरह अप्लाई कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे फोकस करो कि यहाँ पे मॉक्सिक्लेव लिखा हुआ है। मॉक्सिक्लेव का मतलब है मॉक्सिलिन प्लस क्लैवोलेनिक एसिड है, तो 625 है मॉक्सिलिन है, जबकि जो 125 है क्लैवोलेनिक एसिड है। तो आपने दोनों की सेपरेटली मालूम कर लेनी है। ठीक है, तो सेपरेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 65। अच्छा, पीछे वाले सिनेरियो के अंदर रेंज दी हुई थी, तो आप मिनिमम के लिए भी और अपर के लिए भी, दोनों के लिए आप मालूम कर लेना। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, इन दोनों को उसने प्लस वगैरह कर दिया, तो आपको आंसर वगैरह मिल जाएगा, बल्कि इसने भी इसको रेंज वगैरह के फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द डोज ऑफ ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल। वंस अगेन आपने यंग फार्मूला वगैरह अप्लाई कर देना होता है। पहले आपने ट्राइमेथोप्रिम की डोज मालूम करें, फिर सल्फामिथोक्साजोल की अप्लाई करनी है, फिर इन दोनों को मिला के कॉट्रिमॉक्साजोल है, तो कॉट्रिमॉक्साजोल के अंदर इन दोनों की सेपरेट डोज है। अब 8 साल के बच्चे के लिए आपने डोज वगैरह मालूम करनी है। अडल्ट डोज 500 माइक्रोग्राम ओवर 50 माइक्रोग्राम रिस्पेक्टिवली, यानी फ्लूटाकिसोन की 500 है। इन दोनों के लिए आप सेपरेट मालूम कर लेना। ठीक है, तो फिर आगे इनको बटे की फॉर्म में लिख देना। आगे डोज है, अब डोज अब इन्फेंट दी हुई है। ठीक है, वेइंग है, वेट आ गया, तो वेट का मतलब इन्फेंट वगैरह दिया हुआ है, वेट इन पाउंड है, लेकिन यहाँ पे वेट केजी में दिया हुआ है, तो आपने पाउंड वगैरह में कन्वर्ट वगैरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द डोज ऑफ मेट्रोनिडाजोल फॉर चाइल्ड वेइंग। अब पाउंड वगैरह आ गया, तो फिर यहाँ पे आपने क्लार्क फार्मूला वगैरह यूज़ करना, तो क्लार्क फार्मूला पाउंड वगैरह के लिए होता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप देख लेना। ओके, अब मुझे नहीं पता कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आती है। लाइक 0.1% का मतलब है कि 0.1 ग्राम है KMnO4 का वाटर के अंदर 100 ml के अंदर। तो स्टॉक सोल्यूशन है, स्टॉक सोल्यूशन 1% का मतलब है कि 100 ml के अंदर 1 ग्राम है। ठीक है, टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, तो आप C1 V1 वगैरह फार्मूला अप्लाई करते हो, वैल्यूज़ वगैरह ले लेते हो। इसके बाद स्टेशन नंबर 9 के अंदर वापस दोबारा वो आना शुरू हो गया है, फार्मूला इसको भी छोड़ देती है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टेशन नंबर 12 है। अच्छा, यहाँ पर अभी आ गया प्रिस्क्रिप्शन वाले, स्टेशन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, वाटरी नेजल डिस्चार्ज है, स्नीजिंग वगैरह है, आफ्टर एक्सपोजर टू द डस्टी इन्वायरमेंट, यानी उसको रिनोरिया वगैरह हो गया, एलर्जी वगैरह हो गया। व्हाट आर द वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग यूज फॉर दिस पर्पस, तो वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स फॉर दिस पर्पस के अंदर एंटी हिस्टामिन वगैरह एलर्जी वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा विच ग्रुप यू आर गोइंग टू प्रेफर, तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दोगे ओके। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन दोगे एलर्जी वगैरह के लिए, लेकिन ग्रुप कौन कौन सी एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, सिम्पैथोमिमेटिक होती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होती है। इसके अलावा व्हाट इज़ योर पीयर ड्रग, जो पीयर ड्रग जो कि आप पर्सनली जो आप रेकमेंड करोगे, तो सिटाइरिजिन या लोराडेडिन होती है। सेकंड जनरेशन H1
रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। हमारे घर लोराटिडिन वगैरह मौजूद है, बाकी में स्नीजिंग वगैरह के लिए, एलर्जी वगैरह के लिए होती है। नॉन सीडेटिंग होती है, मास सेल स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी होती है। स्टेशन नंबर 13 के अंदर इंटरप्रेट द प्रिस्क्रिप्शन इन द फॉर्मेट गिवन बिलो फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह को ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है लाइक टर्ब्यूटालिन MTI 200 माइक्रोग्राम पर पफ है। ओके, और साइन यानी पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखी है, तो यहाँ पे लिखा कि व्हाट स्ट्रेंथ इज अवेलेबल ऑन द शेल्फ, तो कौन सी स्ट्रेंथ है, तो 200, ये इसकी शेल्फ हो जाएगी। आगे व्हाट डोसेज फॉर्म इज रेकमेंडेड, तो डोसेज फॉर्म कौन सी रेकमेंड होगी, यानी किस फॉर्म में आपने देना, तो इनहेलेशन फॉर्म में देना है। व्हाट डोज, तो यहाँ पे 2 से लेकर 3 पफ लिखी हुई है। इसके अलावा व्हाट इज MDI, तो MDI का मतलब है मीटर डोज इनहेलर है। और लास्ट में लिखा है कि हाउ मेनी टाइम्स, तो इस प्रिस्क्रिप्शन को आपने बस डिकोड करना है। इसके बाद हाउ विल यू प्रिपेयर द ORS सोल्यूशन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर अ चाइल्ड। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट, तो ORS की क्या, ग्लूकोज 2% है, NaCl 0.35% है, सोडियम बाइकार्बोनेट 0.25% और KCl 0.1% है। इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, इसकी कैलकुलेशन वगैरह। इसके बाद स्टेशन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। स्टेशन नंबर 15 के अंदर 23 kg चाइल्ड है, उसको डायग्नोस हुआ कंजस्टिव हार्ट फेलियर का, आपने एनएलएपिल देनी है। तो व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट, तो आपको पता है कि अब यहाँ पर इन्होंने 8 साल का बच्चा लिखा हुआ है, ठीक है, वेट से कंफ्यूज ना हो जाना। हमेशा वेट का मतलब ये नहीं होता कि क्लार्क फार्मूला अप्लाई होगा, एज देखो तो 8 साल है, तो आपने यंग्स फार्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद स्टेशन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कीमोथेरेपी के बाद तो 10 kg का वेट का चाइल्ड था। ओके, इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड दिया गया वॉमिटिंग वगैरह के लिए। व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट, तो वही, लेकिन अगर आप देखो 10 kg का वेट है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेंट है, तो क्लार्क फार्मूला अप्लाई होगा। इन व्हाट डोज द ड्रग इज विल बी गिवन टू हिम इफ द अडल्ट डोज इज 100 ग्राम पर 3 टाइम, ठीक है। ओके, तो आप इसके डोज वगैरह को मालूम कर लेना। स्टेशन नंबर 17 की तरफ चलती है। जिथ्रोमाइसिन का सस्पेंशन यहाँ पे पूरी दी हुई है। तो व्हाट स्ट्रेंथ इज अवेलेबल, तो कौन सी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो 20 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम पर 5 ml है। व्हाट डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड, तो कौन सी डोज आपने देनी है, 1 टेबल स्पून देनी है, ठीक हो गया। ओके, जो कि 200 मिलीग्राम लिखा हुआ है। हाउ मैनी टाइम्स, तो कितनी मतलब देनी है, बिड लिखी हुआ है, बिड का मतलब ट्वाइस अ डे फॉर 10 days। व्हाट डोसेज फॉर्म, था कौन सी डोसेज फॉर्म, PO लिखा हुआ मतलब ओरल बाय माउथ है। और हाउ मैनी ml आर देयर इन 1 टी स्पून, तो 5 ml वगैरह लिखी होती है, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रेट द फॉलोइंग मार्क विद द रो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर अरफान MBBS यानी जिनका अपनी किताब इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अब पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर इसके बाद RS का मतलब सुपरस्क्रिप्शन है यानी रेसिपी वगैरह हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद सिग, तो मतलब सिग्ना का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और लास्ट में जो डॉक्टर वगैरह के साइन होते हैं। इसके बाद स्टेशन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एक्यूट डायरिया से सफर कर रहा है, लोपेरामाइड ड्रग ऑफ चॉइस है, तो व्हाट फार्मूला इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, तो फार्मूले को, यंग्स फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लो, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। व्हाट शुड बी द डेली एंड द डिवाइडेड डोज फॉर दिस चाइल्ड। ओके, डेली एंड द डिवाइडेड डोज, तो डेली डोज और डिवाइडेड डोज फार्मूले को अगर आप देख लेना। इसके बाद राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया की प्रिस्क्रिप्शन एग्जाम में पूछी जानी है। तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या करना होता है, सेंटर में आपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, वैसे राइट साइड पर डेट वगैरह लिखते हैं, फिर RS वगैरह लिखना है, फिर टैप क्लोरोक्विना 250 मिलीग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सिग्रा 4 यानी 4 टैप्स, आगे 2 टैप वगैरह इनको देख लेना। स्टेशन नंबर 21 की तरफ चलती है। 75 ml ऑफ कार्मिनेटिव मिक्सचर, उसको प्रिपेयर करना है, या फिर 75 ml को आप प्रिपेयर करो। तो कार्मिनेटिव मिक्सचर के रिलेटेड टॉपिक को कह रहे देख लेना हमारा आगे। इसके बाद है कि सेक्शन है कि यहाँ पर इसको इंटरप्रेट करो। तो व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, तो अगर आप इस पर देखो तो यहाँ पे लिखा है सेफ, तो क्या होता है, कैफ्लेक्स या सिफ्लैक्सिन की बात कर रही है। व्हाट स्ट्रेंथ इज अवेलेबल, तो 250 मिलीग्राम है। किस डोसेज फॉर्म में देना, तो PO लिखा हुआ, इसका मतलब ओरल फॉर्म है। आगे हाउ मेनी टाइम, तो QID का मतलब है 4 मरतबा देना है, PC का मतलब है आफ्टर मील। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेशन नंबर 23 की तरफ, यानी अब यहाँ पर एब्रीविएशन काम आ रही है। ओके, तो यहाँ पर एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो के अंदर जो डायग्नोसिस है वो एंटेरिक फीवर है, एंटेरिक फीवर का जो डायग्नोसिस हुआ है। तो व्हाट आर द वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग अवेलेबल, तो आपने टाइफाइड फीवर वगैरह का देख लेना, फ्लोरोक्विनोलोन सल्फोनामाइड और सेफ्लोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। विच ग्रुप आर यू गोइंग टू प्रेफर, तो प्रेफर हम कौन सा करेंगे, टाइफाइड के लिए सेप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। ओके, ठीक हो गया। तो हमारी पी ड्रग क्या होगी, सेप्रोफ्लॉक्सासिन होगी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहे, DNA काइनेस इनहिबिटर होते हैं। एंटामाइबा स्टोलिटिका का पूछ रहा है, तो इन सबको आप प्रिस्क्रिप्शन वाले टॉपिक से तैयार कर लेना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम सीधा चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स वाले की तरफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो कि फार्माकोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द रिफ्लेक्स टाइम ऑफ फ्रॉग, ये हमारी लेबॉर्ट्री के अंदर से अवेलेबल नहीं है। रिफ्लेक्स टाइम वाला तो उसको छोड़ देती है। रैबिट आई को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना। रैबिट का आइलियम है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो रैबिट का आइलियम और रैबिट आई ये एग्जाम में पूछा जाता है। KMnO4 सल्फर ऑइंटमेंट है, ये आ जाती है एग्जाम में। या सिलाइन सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है, इसको भी आप देख लेना।
तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टिमुलेंट है। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का नाम है उसमें ये है कि जो रैबिट की इंटेस्टाइन है, आइलियम है, उसके ऊपर डिफरेंट ड्रग अप्लाई करेंगे। एक बात आप रट्टा मार लेना कि जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक होती है उसने जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देना, तो फिर जो आइलियम है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जो पैरासिम्पैथोलिटिक है या सिम्पैथोमिमेटिक होती है उसने जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देना है। तो ऑन स्टिमुलेशन बाय अननाउन ड्रग, तो अननाउन ड्रग से स्टिमुलेशन वगैरह होती है तो फिर आपने एट्रोपिन को इनर जैकेट में अप्लाई करना है। और फिर ग्राफ अगर रिवर्स होता है तो जो अननाउन ड्रग है वो एसिटाइलकोलिन है, लेकिन अगर ग्राफ रिवर्स नहीं होता तो जो अननाउन ड्रग है वो हिस्टामिन या बेरियम क्लोराइड होती है। यानी पहले आपने ड्रग से स्टिमुलेट करवाना है, ओके ठीक है, और फिर आपने एट्रोपिन अप्लाई करना है। एट्रोपिन उसको रिवर्स कर देगी। अगर रिवर्स कर देगी इसका मतलब पहले कोलिनोमिमेटिक था। फिर सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन वगैरह अप्लाई करनी है। अगर ग्राफ रिवर्स होता है तो उसका मतलब क्या है कि आपने हिस्टामिन अप्लाई किया, लेकिन अगर ग्राफ रिवर्स नहीं होता तो फिर बेरियम क्लोराइड है, यानी वो इसका उलट करके बता रही है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिप्रेसेंट है। तो आपने क्या करना है, डिप्रेस करना है। डिप्रेस करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, पैरासिम्पैथोलिटिक या कोलिनोलिटिक है, तो डिप्रेशन करोगे अननाउन ड्रग से। फिर एसिटाइलकोलिन को अप्लाई कर देना। अगर एसिटाइलकोलिन को अप्लाई करने के बाद ग्राफ रिवर्स नहीं होता तो फिर डैट मीन्स कि सेम ड्रग अप्लाई हुई है। लाइक यहाँ पर अननाउन ड्रग से डिप्रेशन वगैरह किया तो एसिटाइलकोलिन को दिया है ना जैकेट के अंदर, ओके। अगर एम्पलीट्यूड वगैरह बढ़ रहा था यानी मोटिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि द साइड्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग आर एम्प्टी, ठीक है। यानी जो अननोन ड्रग है वो एड्रीनर्जिक है, एपिनेफ्रिन वगैरह है, ठीक है। यानी जो अननोन ड्रग है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं होती। अगर इमीडिएट राइज इन एप्लीट्यूड नहीं होता तो उसका मतलब जो साइड्स होती है कोलिनर्जिक ड्रग की वो ऑक्यूपाइड हो गई है। जब साइड्स ऑक्यूपाई हुई है डेट मीन्स कि जो अननोन ड्रग है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। साइड्स का मतलब है कि कोई इनहिबिटर वगैरह है। इसके बाद चलते हैं एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ड्रग इफेक्ट ऑन द रैबिट आई। तो यहाँ पर मिड्रियाटिक है। मिड्रियाटिक पे एपिनेफ्रिन है, यानी जो मिड्रियाटिक होती है वो सिम्पैथोमिमेटिक होती है या पैरासिम्पैथोलिटिक होती है। तो सिम्पैथोमिमेटिक में एपिनेफ्रिन है, कोकीन है, ओके। इसके अलावा एट्रोपिन है, जबकि जो मियोसिस करवाने वाली पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मीन है। तो एपिनेफ्रिन क्या करती है, प्यूपिल की डायलेशन वगैरह कर देती है। जो लाइट रिफ्लेक्स है वो पॉजिटिव रहेगा, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स भी पॉजिटिव रहेगा, और जो कलर ऑफ कंजक्टिव वो पेल होता है, वाइट ड्यू टू वेजो कंस्ट्रक्शन है। एट्रोपिन देते हैं तो एट्रोपिन की वजह से प्यूपिल की डायलेशन होती है। लाइट रिफ्लेक्स नेगेटिव होता है, कंजक्टिवल रिफ्लेक्स पॉजिटिव रहता है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो कलर ऑफ कंजक्टिव है वो पिंक हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं कोकीन की तरफ। तो कोकीन होती है सिम्पैथोमिमेटिक होती है, इंडायरेक्ट वाली। तो यहाँ पर डायलेशन होगी, लाइट रिफ्लेक्स है, चूंकि इंडायरेक्ट होती है तो इस केस में जो कंजक्टिवल रिफ्लेक्स है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोकेन वगैरह कुछ सीएनएस पे जाके काम कर देती है। और ये हम कह सकते हैं कि एनेस्थेटिक वगैरह भी होते हैं, तो कंजक्टिवा की रिफ्लेक्स को खराब कर देती है। कलर ऑफ कंजक्टिवा येलो होता है। पाइलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मीन के केस में कलर ऑफ कंजक्टिवा पिंक होता है। कंजक्टिवल और लाइट रिफ्लेक्स दोनों पॉजिटिव होते हैं। हाँ, लाइट रिफ्लेक्स थोड़ा सा स्लगिश होता है और पीपल कॉन्स्ट्रक्ट किए हुए होते हैं। लाइट रिफ्लेक्स का मतलब है कि जैसे लाइट पीपल के पास स्ट्राइक करते हैं तो फिर पीपल की कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। अब टाइरॉइड सोल्यूशन है, ओके। तो जो टाइरॉइड सोल्यूशन है वो एक बैलेंस साल्ट सोल्यूशन होता है, लॉग सोल्यूशन से मॉडिफाइड है। सोल्यूशन के अंदर फॉलोइंग मिक्सचर अप्लाई होती है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि टाइरॉइड सोल्यूशन वगैरह पूछा जाएगा। वैसे टाइरॉइड सोल्यूशन हम रैबिट की आइलियम के वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। फिर रिंगर लैक्टेट है। रिंगर लैक्टेट में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, डाइहाइड्रेट है, वाटर वगैरह पीएच वगैरह होती है। एपीसी पाउडर, आई थिंक एपीसी पाउडर हमारी लैब में अवेलेबल ही नहीं है तो हम इसको नहीं करते। वाओ, लास्ट में आके उर्दू पॉइंट लिखा हुआ है, उर्दू पॉइंट एक्सप्रेस अदर बुक्स ऑफ अनका। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अनका फार्माकोलॉजी के अंदर उसमें को हमने कवर कर लिया है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दिया क्योंकि आप उसको खुद तैयार करना, खुद प्रैक्टिस करना, तब आपको सही तरह से समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।